एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम आरटीपी मई 2023 के क्वेश्चन नंबर 16 से 20 को कवर करेंगे। ओके इसके पहले के 15 क्वेश्चन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हैं ये हमने पहले के 3 वीडियोस में कवर कर लिए। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको ये चारों वीडियोस मिल जाएंगे। ओके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे कोर्स अगर पढ़ना चाहते हो और पूरे कोर्स के नोट्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर ऐप डाउनलोड कर इंस्टा पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की। आपकी हेल्प कर हमें अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ओके इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एंटिटी एक्स बाइज 10,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन कंपनी जेड फॉर कैश पेमेंट्स ऑफ 40,000। 10,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, उसके बदले में आपको देने 40,000 रुपए। ओके विथ 25,000 पेबल इमीडिएटली, हाथों हाथ पे करना है, एंड ₹15,000 पेबल इन 2 years। ओके मतलब 2 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में 15,000 पे करना है। ओके तो हाथों हाथ कितना पे करना है? 25,000, 15,000 को पे करना है। कैसे करना है? 2 साल के बाद में। ओके मतलब आपको पीवी करना पड़ेगा, करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 साल के बाद में 15,000 करने, तो आज की उस दिन की वैल्यू क्या होगी? ओके वो निकालेंगे। The market rate of annual interest for 2-year loan to the entity would be 6%। तो इन्होंने रेट भी दे दी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू किससे करना है। ओके और जो भी डिफरेंस होता है आपके टोटल 40,000 में और प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद में, ओके जो डिफरेंस आएगा वो आप इंटरेस्ट की तरह P&L में चार्ज कर देंगे। ओके ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हम जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। जो डिफरेंस होता है टाइम वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की वजह से, तो हम उसे इंटरेस्ट मानकर P&L में चार्ज कर देते हैं। ओके तो मतलब कि हम आंसर नंबर 16 की बात करें, सिंपल सा है एकदम कि 25,000 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा क्योंकि आपने पे करना है, प्लस जो 15,000 है ओके इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू करना है। कितने से? 6% से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ओके तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लें, तो 25,000 प्लस जो इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा कैलकुलेट करें। ओके 13,350। ओके तो आप अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कितने पे? इनको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा आया 38,350। ओके और जो डिफरेंस है कितने का? 40,000 माइनस 38,350। ओके कितना है? 1650। इसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह P&L में चार्ज कर देंगे। ओके आई होप कोई डाउट नहीं। नॉर्मल से आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 38,350। ये आपकी फेयर वैल्यू हो गई, या फिर बोल सकते हो जिस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। जो आपका 1,650 जो डिफरेंस है इसको इंटरेस्ट मानकर आप P&L में करें। आपने पीवी क्यों किया? क्योंकि आप 2 साल के बाद में इसको पे करना है। ओके हाथों हाथ पे नहीं करना। ओके चलो नेक्स्ट आंसर नंबर हम आते हैं 17 पर। SEL Limited, SEL has applied for a term loan from a bank for business purpose. As per the loan agreement, the loan required a personal guarantee. क्या देनी है? गारंटी देनी है। तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल गारंटी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मानी जाती है। ओके ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ SEL टू बी एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ default by SEL, the director will be required to compensate for loss that bank incurs। देखो आपने एक गारंटी दी, किसने दी? डायरेक्टर ने। तो डायरेक्टर ने गारंटी दी, किसको दी? बैंक को दी। ओके और बोला अगर SEL ओके अगर पे नहीं करती तो बैंक भाई साहब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा जो भी आपको लॉस होता है। ओके तो नॉर्मली गारंटी क्या होती है? एज पर इन AS 109 गारंटी क्या होती है? फाइनेंशियल गारंटी आप बोल सकते हो। क्या होती है? फाइनेंशियल गारंटी is a contract
ध्यान से देखना, दैट रिक्वायर्स द इशूअर। अब यहाँ पर इशूअर कौन है, हमारे यहाँ पर इशूअर कौन है, ये इशूअर है, ओके, दैट रिक्वायर्स द इशूअर, ओके, टू मेक पेमेंट्स, to make payments, okay, to make payments to the holder। यहाँ पर होल्डर कौन है, आपने इशू किया, किसको इशू किया, बैंक को किया, तो आपके लिए बैंक क्या है, होल्डर, ओके। तो आपने गारंटी दी, आप डायरेक्टर हो, आपने गारंटी दी बैंक को, बैंक होल्डर है, तो आपने बोला अगर भाई साहब अगर ये SEL फेल हो जाती है आपको पे करने के लिए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो फाइनेंशियल गारंटी नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इशूअर को पेमेंट करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, होल्डर को करना पड़ता है, ओके, फॉर द लॉस, ओके, फॉर द लॉस, अगर इफ स्पेसिफाइड, ध्यान से समझेंगे, इफ स्पेसिफाइड डेटर, जो कि हमारे केस में कौन है, दैट इज SEL, ओके, फेल्स टू मेक पेमेंट, फेल्स टू मेक पेमेंट्स ड्यू, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे फाइनेंशियल गारंटी दी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस किस के बीच में, इशूअर के बीच में और होल्डर के बीच में, मतलब डायरेक्टर और बैंक के बीच में, और उन्होंने बोला है SEL भाई साहब अगर फेल हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे टाइम पे पेमेंट, तो मैं कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हमें देखना है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर प्योर जॉय वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैड गिवन गारंटी टू द बैंक pursuant to which the loan was sanctioned to SEL। इस गारंटी की वजह से, जो डायरेक्टर ने गारंटी दी उसकी वजह से SEL को लोन भी मिल गया, ओके। The SEL does not pay premium or fees to its director for providing this financial guarantee। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, किसको, डायरेक्टर को, प्योर जॉय को, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है कि वेदर SEL जो कंपनी है is required to account for the financial guarantee received from its director, will there be any disclosure under Ind AS 24। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि since compensation नहीं दिया है, okay, your director is not getting any compensation, okay, is not compensated by SEL for providing such guarantee, for providing such guarantee, financial guarantee, okay, financial guarantee, okay। तो सिंस इसको अलग से कोई आप कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है SEL, तो ऐसा बोला जाता है therefore SEL is not required to record this particular transaction in the books of account, okay। SEL is not required to account for such guarantee, for such financial guarantee, okay। मैं FG लिख रही हूँ, आप समझ जाना, for such financial guarantee, okay। अब नेक्स्ट पर आप एग्जाम में FG मत लिख देना, ओके, मैं काम चोरी कर सकती हूँ, मैं तो टीचर बन गई ना। चलो अब देख रहे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या, तो हमने पहले का आंसर दे दिया। दूसरा हमने बोला रिलेटेड पार्टी तो है, उसने गारंटी तो दी है, तो हाँ यस डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा भाई साहब, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ओके, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अब डिस्क्लोजर में आप क्या क्या बताएंगे, जैसे कि आप अमाउंट बता देंगे ट्रांजैक्शन का, सिंपल सा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ भी समझ नहीं आए ना और इतनों के आपको अगर याद नहीं हो रहे हो कि अरे डिस्क्लोजर में अपने को क्या क्या लिखना था, तो नॉर्मली लिख दिया करो अमाउंट, नेचर, उसके रिलेटेड कोई और पॉलिसी है, अदर, ऐसे करके लिख दिया करो। अभी याद कर सकते हो तो याद कर लेना, एटलीस्ट RTP MTP के क्वेश्चंस के तो याद कर ही लेना। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कुछ बचा हुआ है क्या, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट, अब सिंस ये डेटर्स हैं और इतनी सारी चीज़ें करी है, गारंटी दी है, तो आपने कोई प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स बनाया है क्या,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया है क्या? और लास्टली ऐसा कुछ बता दो, और अदर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ बता दो कि पास्ट ईयर्स में कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट्स किए हैं क्या, कोई ऐसे डिफ़ॉल्ट्स किए क्या, फेलियर्स हुए हैं क्या रिलेटेड पार्टी के बिहाफ पर. ओके, सो आप सिंपली लिख सकते हो बैड डेट्स ड्यू टू रिलेटेड पार्टी या ड्यू टू रिलेटेड पार्टीज. ओके, इनकी वजह से हुए क्या है क्या? सिंपल से आपको ये इन्फॉर्मेशन देना. हमने बोला कि आपने गारंटी दी, किसने दी? इशूअर ने दी, होल्डर को दी. इशूअर कौन है? डायरेक्टर. होल्डर कौन है? बैंक. ठीक है, ऐसा बोला एसीएल अगर फेल हो जाएगा तो आप तो डायरेक्टर पेमेंट कर देगा. अब सिंस गारंटी के अगेंस्ट कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो रहा तो आपने बोला ओके फाइनेंशियल गारंटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, पर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. कौन से? रिलेटेड पार्टी के. सिंपली आप अमाउंट बता देना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बता देना, कोई बेड डेट्स का प्रोविजन बनाया वो बता देना, कोई बेड डेट्स ड्यू टू रिलेटेड पार्टी था वो बता देना. ओके, कोई और आपको बात समझ आती है वो बता देना. नेचर, ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल गारंटी कितने अमाउंट की दी, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको डिस्क्लोज करनी होगी. ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. आंसर नंबर 18. An entity acquired two trade secrets, secret recipe. ओके, दो रेसिपीज को एक्वायर किया इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. मतलब जब एक्वायर कर रहे थे या जो भी डील हो रही थी, दो मर्जर्स हो रहे थे, डीमर्जर्स हो रहे थे, जो भी, उसमें क्या किया उन्होंने? दो रेसिपीज को एक्वायर किया. रेसिपी ए इज पेटेंटेड एंड रेसिपी बी इज नॉट लीगली प्रोटेक्टेड. पेटेंटेड है मतलब इसके राइट्स रिजर्व्ड है, कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता. जबकि रेसिपी भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल तो है पर प्रोटेक्टेड नहीं है. ओके, चलो इतना समझ आता है. हाउ द एक्विजिशन ऑफ रेसिपी ए एंड रेसिपी बी वुड बी अकाउंटेड फॉर बाय द एंटिटी एज पर रेलेवेंट इंडेस. ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? रेसिपीज क्या है? इंटेंजिबल एसेट. कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अब ये बोल रहे हैं हम गुडविल में क्लब कर एक साथ दिखा दें इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो आपने कोई रेसिपी ली, उसको फॉलो करोगे तो आपको सिनर्जी मिलेगी, आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा. ओके, तो कोई भी बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है, वो कहलाता है गुडविल. अब आपका क्वेश्चन बोलता है ये गुडविल में ऐड कर ऐसे ही दिखा दे वैल्यू या सेपरेटली दिखाए. ओके, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है एन असेट needs to be identifiable, needs to be identifiable या is identifiable. Okay, needs to be identifiable if it meets either फर्स्ट वाली चाहे या तो वो सेपरेबल है. ओके, और दूसरी चीज क्या है? या वो लीगली प्रोटेक्टेड है, लीगली और कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोटेक्टेड, और कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोटेक्टेड है. ठीक है, तो हमने बोला अगर इंटेंजिबल एसेट को आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर देना, या तो वो सेपरेबल है, ओके, अलग से उसको डील करी जा सकती है, बेचा जा सकता है, लाइसेंस किया जा सकता है, लीज किया जाता है, ओके, खरीदा जा सकता है, जो भी है, अलग से वो ट्रांसफरेबल है, अलग से आइडेंटिफाइबल है, सबसे अलग से डिवाइड हो सकती है. ओके, तो सेपरेबल है या फिर लीगली या कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोटेक्टेड है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट है. चलो एक एक की बात करते हैं. हम रेसिपी ए की बात करते हैं. रेसिपी ए कैसी है? प्रोटेक्टेड है. कैसी है? प्रोटेक्टेड है. ओके, तो हमने बोला अगर आप ये कौन सी फुलफिल करिए? सेकंड डेफिनेशन फुलफिल करिए, लीगली और कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बिकॉज पेटेंटेड. ओके, बिकॉज पेटेंट हो रखा है. ओके, तो इसका मतलब ये सेपरेट इंटेंजिबल असेट माना जाएगा. ओके, अब रेसिपी बी की बात करते हैं. रेसिपी बी प्रोटेक्टेड तो नहीं है बट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, इज सेपरेबल. ओके, ये क्या है? सेपरेबल है बट नॉट प्रोटेक्टेड. ओके, तो यहां पर बोल रहे हैं, देखो दोनों नहीं बोला, एंड नहीं बोला, यहां पर लिखा हुआ है और.
इन दोनों में से एक भी फुलफिल हो जाए तो रेसिपी बी सेपरेबल है, रेसिपी ए प्रोटेक्टेड है। ओके, तो रेसिपी बी सेपरेबल है तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट इनटैंजिबल असेट की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। रेसिपी ए और रेसिपी बी दोनों को ही दोनों को ही आपको गुडविल में ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन भी ये बोल रहा था कि रेसिपी ए और बी को कैसे अकाउंटिंग करें, तो आपने बोला सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ओके, 19 एकदम सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, ओके, मैंने जो पढ़ा है उसके अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बहुत हल्के में ले रहे थे, ओके, अगर आपने वो पढ़े तो उसमें हमने सेम टू सेम टेबल डिस्कस करी जिसके बेसिस पर इधर सेम आंसर करने वाले हैं। ओके, और अभी तक भी हमने जो क्वेश्चंस किए, ओके, चाहे पास्ट वीडियोस में हो चाहे अभी हो, आप क्या करेंगे, आप समझ लीजिए, ऐसे नोट्स बना लीजिए, अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में केयरफुली आप देखिए कि आपने जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो किस पैटर्न से दिया हुआ है, देखिए उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने की कोशिश करें। तो कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग बात है, और आंसर को एज इट इज रेप्लिकेट करना अलग बात है। ओके, और रेप्लिकेट करने से ही मार्क्स आते हैं। ओके, सो 19 की मैं टेबल नहीं बनाऊंगी, आपको सिंपली एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी और फिर हम आंसर रेफर करेंगे। ओके, चलो, सो आंसर नंबर 19, पेज भी 19 चल रहा है, क्वेश्चन भी 19। चलो आंसर 19, हमने बोला द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर ends on 31st March, ठीक है, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है। व्हाट आर द रिपोर्टिंग पीरियड्स फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस्ड या फिर कंप्लीट इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी एज एट 30th September 2001 आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ए पार्ट क्या है, अगर ये क्वार्टरली दे रहे मतलब हर 3 महीने में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बी पार्ट क्या बोलते हैं, अगर हाफ ईयरली में कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल है, आपको पूरे के पूरे कंपैरेटिव्स बताने पड़ते हैं, कैश फ्लो भी बताना पड़ता है, चेंज इन इक्विटी भी बताना पड़ता है। ओके, अब हमारी बात आती है P&L की। क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो मान लो 1 अप्रैल से 30 जून का बताओगे आप। ओके, तो इसी की तरह मान लो इस 20 ये करंट ईयर का बताया आपने 23 का। ओके, तो 22 से 23, तो अब सिमिलरली है ना, इसके जस्ट पिछले वाले साल का भी अप्रैल से जून का बताओगे। ओके, सिमिलरली आपने अगर दूसरे क्वार्टर के लिए कर रहे हो तो जो क्वार्टर इस करंट फाइनेंशियल ईयर का है वही आप क्वार्टर पिछले फाइनेंशियल ईयर का बताओगे। ओके, ऐसे ही हम सारे चीज़ों के लिए करते हैं, चेंज इन इक्विटी के लिए मान लो, ओके, स्टेटमेंट या फिर आप बोल रहे हो कैश फ्लो के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको P&L में ध्यान रखनी होती है वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम 31 दिसंबर का बना रहे हैं। ओके, तो आप क्वार्टर इतने का ही बनाओगे, कितने का, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ऐसे प्रीवियस ईयर का 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। ओके, इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जब तक आप बना रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इस केस में आपको 9 महीने की रिपोर्टिंग भी करनी होगी। जो करंट क्वार्टर है वो तो बताना ही है, करंट फाइनेंशियल ईयर का और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर टू द टिल डेट आपको वो भी बताना होता है, क्यूमुलेटिव भी बताना होता है। ओके, इसको एक आंसर से समझते हैं। इसके पेज नंबर 34 पे देखिए, आप समझ आएगा, बाकी आपने नोट्स देखे तो उसमें भी समझ सकते हैं आप। चलो हम देखेंगे क्या कि आपको क्या क्या बताना होता है, बैलेंस शीट बतानी है ना, P&L बताना है, और चेंज इन इक्विटी, ओके, और चेंज इन कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चारों ही पार्ट्स बताने हैं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आपको देखो जिस क्वार्टर के लिए एंड हुआ 31 सितंबर के लिए क्वार्टर के लिए, तो आप वो 3 महीने बताओगे। ओके, वो 3 महीने बताओगे, और यहाँ पर भी वो 3 महीने बताओगे। ये करंट ईयर का है तो ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का है तो ये प्रीवियस ईयर का है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिमिलर, ताकि कंपेयर कर सके। इसके अलावा आपको क्यूमुलेटिव भी बताना। देखो 6 महीने हो गए सितंबर को, मतलब यहाँ पर आप मान लो अप्रैल से सितंबर तक का बताना है, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, नहीं तो लगेगा बहुत हार्ड है। ओके, तो आपने जिस तरीके से बैलेंस शीट दिखाई थी, यहाँ पर P&L में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाना होता है आपको, क्यूमुलेटिव, मतलब स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आज तक की डेट का। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपके नॉर्मल 6 मंथ्स वाले हैं, क्यूमुलेटिव 6 मंथ्स, क्यूमुलेटिव। सिमिलरली ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है,
ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर क्वार्टर भी बताना होता है और क्यूमुलेटिव भी बताना होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें हाफ ईयरली की, ओके, तो हमने बोला कि अब हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में ऑलरेडी क्यूमुलेटिव क्या और करंट क्वार्टर क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं, सेम ही पीरियड है। ओके, तो हमने यहाँ पर P&L में इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बताया, क्योंकि जो 6 मंथ्स बता रहे हैं वो ऑलरेडी क्यूमुलेटिव है, ऑलरेडी अप्रैल से करंट डेट तक के लिए। गुड, आर यू क्लियर? तो हमने सेकेंड पार्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, क्योंकि जो हमको एडिशनल देनी है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। क्या करते हैं हम, करंट का जो पोर्शन किया एज इट इज उसको ही प्रीवियस ईयर के पोर्शन से कंपेयर करवाते हैं, फिगर्स लेते हैं। ओके, पीरियड सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओके, अब मैं तो पेज नंबर भूल गई, कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा बड़ा है तो आप तसल्ली रखना थोड़ी। आंसर नंबर 20। On 1st January 2001, the carrying amount of the relevant assets of the division of an entity Star Limited were as follows. उन्होंने गुडविल परचेज की 1.2 की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 4 का और इन्वेंट्रीज है 2 की, तो कितने हो गए 7.2। तो ये मिलाकर हो गया 7.2 की परचेज करिए। ओके, 7.2 lakhs. From 1st January 2001, Star Limited began to actively market the division and has received a number of serious inquiries. मतलब इन्होंने हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासिफाई कर दिया। ओके, हम देखते हैं ना इंड AS 105 क्या बोलता है कि अगर कोई भी एसेट है और उसकी वो आपने पॉइंटर्स देखे होंगे जो हमने नोट्स में डिस्कस करें कि ये चीज़ें फुलफिल होती है, एक्टिवली मार्केट कर रहे हैं, ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर दिए, सेलर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे सब देख रहे हैं, तो उसको सेपरेटली क्या करते हैं, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासिफाई करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देते हैं, करते हैं ऐसे छोटे छोटे काम, ठीक है। और चलो इतना क्या, ऑन 1st January 2001 द डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड दैट दे वुड रिसीव 6.4 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ द डिविजन। ओके, सिंपल सा देखेंगे एकदम। सबसे पहली बात, रिकॉर्ड असेट या डिविजन, रिकॉर्ड दैट डिविजन असेट या फिर बोल सकते हो डिविजन एज नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एज पर इंड AS 105। और यहाँ पर आप और क्लैरिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, डेफिनेशन बता सकते हो इसकी कि अरे नॉन करंट असेट तब आप क्लासिफाई कर सकते हो हेल्ड फॉर सेल जब ये सारे पॉइंटर्स फुलफिल हो रहे हो। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि आपको कैरिंग अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट ध्यान से देखेंगे प्लीज, कैरिंग अमाउंट है 7.2 lakhs। ओके, वेयर एज फेयर वैल्यू इन्होंने बोली 7.2 लाख से आपकी कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड है 7.2 पर यहाँ पर बोला इन्होंने एस्टिमेटेड दैट वुड रिसीव, मतलब अब फेयर वैल्यू कितनी है या सेलिंग प्राइस कितनी है, कितनी है फेयर वैल्यू कितनी है 6.4 lakhs, 6.4 lakhs। ओके, तो अगर क्या होता है, अगर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू तो क्या होता है बताओ, देन इट रिजल्ट्स टू, रिजल्ट होता है किसमें, रिजल्ट्स इन इम्पेयरमेंट लॉस। ये हमने इंड AS पढ़ते वक्त समझा है। देखो बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है 7 लाख पर, ओके 7,20,000 पर मार्केट में मिलने वाला है कितना 6,40,000, तो आपने बिना मतलब बुक्स में ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है ना। ओके, तो आप इसको बोलते हो, इस डिफरेंस को क्या बोलते हो, इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। कितने का 0.8 lakhs। ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। हमने बोला कैरिंग अमाउंट आपकी दे रखी है 7.2, क्वेश्चन में ही दे रखा है, इन्होंने बोला अब आपकी सेल वैल्यू फेयर वैल्यू 6.4 है, तो हमने बोला 0.8 का क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब इस पर्टिकुलर को डायरेक्टली, सिंस ये एक्विजिशन पर लिया था, आपने एक्वायर करते वक्त लिया था, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, रिड्यूस रिकॉर्ड 0.80 lakhs rupees, okay, as impairment loss,
as impairment loss. Okay, and simultaneously साइमल्टेनियसली क्या करना है, रिड्यूस गुडविल ओके बाय 0.80 lakhs. ओके तो हमने बोला आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड कर दो और साइमल्टेनियसली गुडविल को भी कम कर दो. इतना समझ आता है हमें. अब नाउ आफ्टर एडजस्टमेंट, अब ये सब करने के बाद में अब आपको देखो, ध्यान से देखेंगे. सिंस 1 जनवरी 2001 मार्केट कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड. 6.4 जैसे ही रिकॉर्ड किया अब मार्केट कंडीशन इम्प्रूव हो गई. ओके एंड ऑन 30th April 2001 स्टार लिमिटेड रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड अ फर्म ऑफर टू परचेज द डिवीजन फॉर 6.6 लाख. तो अब एक्सपेक्टेड या न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ गई, एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस क्या आ गई या फेयर वैल्यू क्या आ गई, 6.6 लाख. ओके और अब आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, पहले 7.2 थी, उसमें से आपने 0.8 हटा दिया तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 6.4 लैक्स. ओके तो अब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट कम है और आपकी एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो आपको 0.20 लैक्स जो है इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा. क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. ठीक है पर बट सिंस ये गुडविल से एडजस्टेड है, सिंस देखो ध्यान से देखेंगे प्लीज, सिंस हमने ये पहले गुडविल से एडजस्ट किया था. ओके सिंस इट was earlier adjusted in goodwill, therefore reversal of same will be ignored या will not be recognized. आपको बात समझ आ रही है. अगर हम बोलते हैं गुडविल से पहले इम्पेयरमेंट एडजस्ट किया था तो बाद में उसके एडजस्टमेंट नहीं करते, रिवर्सल नहीं करते. ओके वहीं पर आपने अगर P&L से क्या होता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से क्या होता तो हम उसके रिवर्सल को अभी एडजस्ट करते. हमने बोला अगर गुडविल से, ये आपको रूल समझा रखा है इम्पेयरमेंट जब हमने एसेट पढ़ा था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. ओके तो रिवर्सल नहीं करना अगर गुडविल से रिलेटेड है तो. गुड. चलो During the period from 1st January 2001 to 31st March 2001, inventories of the division costing 1.6 lakh were sold for 2.4 lakh. Okay, at 31st March 2001, the total cost of the inventories of the division was 1.8 lakh. All the inventories were estimated net realizable value that is in excess of the cost. Okay, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपकी जो भी डिवीजन की जो भी चीज़ें हैं ना वो सब एनआरवी ज़्यादा ही आ रही है और कॉस्टिंग कम पे रिकॉर्डेड है. एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर. तो हमने बोला यहाँ पर आप क्या करेंगे, लास्ट है आपका, पूरी आरटीपी खत्म होने वाली है. देखो सिंस अब ये अगर क्या है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो आप क्या करोगे, नो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, नो फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड. ओके कोई फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है. इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट. कितनी है कॉस्ट, दैट इज रुपीज कितना है 1.6. ओके 1.6 लैक्स. नेक्स्ट इसके बाद में डिवीजन will be recorded as discontinued operation, ओके और लास्ट जो आपको इससे प्रॉफिट्स आएंगे वो आपको P&L में सेपरेटली शो करने होंगे. ओके सो डिस्क्लोज
द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ दैट डिविजन, ये सब हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में पढ़ा है और हमने नॉन करंट असेट से हेल्ड फॉर सेल के लिए पढ़ा है, ठीक है। एंड इम्पेयरमेंट लॉस इन पीएल सेपरेटली। ओके, आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसी को ही आप क्या करेंगे, अब आपका काम क्या बचता है, अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप क्या करें, एक स्टेप और करें, आप इसके आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोशिश करें लिखकर प्रैक्टिस करने की, ठीक है। आंसर राइटिंग पैटर्न ज़रूर से ऑब्जर्व करें, कोशिश करें इसको रेप्लिकेट करने की, ओके। एग्जाम में सच में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एमटीपी आरटीपी से, तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आपको क्वेश्चन देखा हुआ मिल जाता है ना, ओके, और प्रैक्टिस करा हुआ मिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ 1 से जाकर 10 पहुँच जाता है, ओके। और अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत फ़र्क पड़ता है आपके आंसर्स अटेम्प्ट करने के स्टाइल में, आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होती, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, कोई भी और डाउट हो तो प्लीज़ पूछो, कोई भी और टॉपिक और समझना हो तो ज़रूर से बताएं, ठीक है। फुल कोर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पर आप फॉलो कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने आगे की वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।